जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का शशांक डिफेंस एकेडमी। हर दिन की तरह हर रोज आज भी आप सभी का शशांक डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं शशांक शर्मा आप सभी का तहे दिल से वेलकम करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कल आप सभी का यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है। मेरी आप सभी से विनती है कि अपनी जिंदगी को बनाने के लिए अपनी कोई भी कंपटीशन की तैयारी करें। बच्चों, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे वो एनडीए का हो या एयरफोर्स का या नेवी का हो। आपके कांटेक्ट में ऐसा कोई भी बच्चा हो या आप खुद हो जिसमें अगर आप तैयारी करना चाहते हो एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड जैसे कंपटीशन एग्जाम की, तो ज्वाइन कर सकते हैं शशांक डिफेंस एकेडमी, फ्रंट ऑफ एएसएम पॉलिटेक्निक कॉलेज, बीएसए इंजीनियरिंग रोड, मथुरा। दोस्तों, आप सभी के लिए हमने 24 तारीख से नया बैच स्टार्ट किया है एयरफोर्स का, एनडीए का। तो आप सभी के लिए ये सभी सूचनाएं देना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं शशांक डिफेंस एकेडमी को। हम ऑनलाइन और ऑफलाइन लगातार मेहनत कर रहे हैं दिन और रात। सुबह बच्चों 7 बजे से लेकर रात्रि के 9:30-10 बजे तक मैं लगातार आप सभी के लिए मेहनत करता हूं। सुबह से शाम तक लगातार ऑनलाइन या ऑफलाइन में लगातार क्लासें होती रहती हैं। आप सभी के लिए क्लासों से आपका सिलेक्शन कराना मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, आइए मिलते हैं क्लास में, अगली क्लास में। दोस्तों, क्या है आज का जो मॉक टेस्ट है वो 60 है। आज का ये जो मॉक टेस्ट 60 है, इसमें हमने बहुत मेहनत के साथ एक एक क्वेश्चन को बारीकता के साथ सेट किया है। हमारा टारगेट चल रहा है 200 मॉक टेस्ट करना। 200 मॉक टेस्ट हम करना चाह रहे हैं बच्चों, और 200 मॉक टेस्ट का मतलब होता है बच्चों 5000 क्वेश्चन। कितना बच्चा? 5000 क्वेश्चन कराने वाला हूं मैं फिजिक्स के आपको, जिसमें हम 60वें मॉक टेस्ट पे आ चुके हैं बच्चा। और क्वेश्चन दे रखा है 1476। बेहतरीन क्वेश्चन। क्वेश्चन है, किसी पिंड की एक समान वृत्तीय गति को बनाए रखने के लिए आवश्यक बल क्या कहलाता है? किसी सर्कल के मोशन को बनाए रखने के लिए जो बल होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, mv²/r। अब केंद्रीय बल। अगला क्वेश्चन, 160 मीटर त्रिज्या वाले वक्र मार्ग पर इतने मीटर पर सेकंड की चाल से गति करती हुई रेलगाड़ी का त्वरण होगा। एक्सेलेरेशन निकालना है बच्चों। तो एक्सेलेरेशन जो होता है, एक फॉर्मूला होता है v²/r। तो v² बोले तो 400 का होल स्क्वायर अपॉन r बोले तो 160। तो 4 चौक 16 गुणा 10⁴ बटे 160। इससे कट जाएगा 10 बार, तो आ जाएगा बच्चों 1000। 3 0 आ जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा 1 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m है एक समान वृत्तीय गति से एक क्षैतिज तल पर गतिमान है, इसमें क्या चीज संरक्षित रहेगी? देखो बच्चों, इसने कहा एक समान वृत्तीय गति में कंजर्वेटिव कौन सी रहेगी? जो कि स्केलर होगी वह क्वांटिटी कंजर्वेटिव रहेगी। लीनियर वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, रेखीय त्वरण, या फिर लीनियर में कांस्टेंट हो सकती है बच्चों। एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m एक समान वृत्तीय गति में, एक समान वृत्तीय गति में, तो v कांस्टेंट होगा, इसमें v कांस्टेंट होगा बच्चों। तो जो चीज यहां पर है तो इसमें क्या चीज कांस्टेंट रहेगी? लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट है, लीनियर मोमेंटम। क्या चीज संरक्षित राशि होगी? देखो, लीनियर वेलोसिटी होगी तो लीनियर मोमेंटम भी हो जाएगा। ये दोनों तो एक ही चीज लिखा हुआ है। लीनियर एक्सेलेरेशन होता है v²/r, ये भी कांस्टेंट होगा। तो इसमें ये पूछा है क्या चीज कंजर्वेटिव होगी? एंगुलर मोमेंटम। ये क्या है? डायरेक्शन बदलेगी, इन सबों में दिशा बदलेगी। डायरेक्शन क्या होगी? बदलेगी बच्चा। और डायरेक्शन बदलेगी तो ये कभी भी कंजर्वेटिव हो ही नहीं सकते। लेकिन एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन फिक्स होती है बच्चों, क्योंकि वो एंगुलरिटी में अंदर ही आ गई है। तो कंजर्वेटिव होगा बच्चों एंगुलर मोमेंटम, ध्यान रखिएगा। लीनियर वाला कोई भी कंजर्वेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि बार बार डायरेक्शन चेंज हो रही होगी। अगला, जब एक बस अचानक मुड़ती है तो यात्री पर बाहर की ओर धक्का लगता है, इसका कारण है? आप जानते भी हैं इस चीज को कि जैसे आप सर की ओर मोड़ोगे रैंडमली अगर आप मोड़ते हैं गाड़ी को, तो आपको पता है धक्का लगता है, बहुत तेजी से लगता है कि नहीं लगता है? इधर की ओर झुक जाते हैं, इधर की ओर झुक जाते हैं। उसका क्या है? दिशा का जड़त्व, गति का जड़त्व, गति की चाल, या बी और सी दोनों। देखो बच्चों, दिशा, गति का त्वरण हो नहीं सकता, चाल हो नहीं सकती, दिशा का जड़त्व। क्या होता है बच्चों? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्योंकि डायरेक्शन हमारी सीधे जा रही थी, अचानक मोड़ दिया, तो हमारी बॉडी सीधी जाना चाह रही थी, तो हमने अचानक मोड़ दिया। तो बॉडी तो डायनामिक रहेगी, लेकिन हमारी बॉडी का जो नीचे का हिस्सा है जो कांटेक्ट में है गाड़ी के सीट के साथ, वो मुड़ जाएगा, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा नहीं मुड़ पाएगा। ऊपर वाला सीधा चलना चाहेगा, तो सीधे चलते हुए वो गाड़ी मुड़ जाएगी, तो ऐसे झुक जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों 1480।
चित्रानुसार प्रदर्शित संधारित्र के समूह की कुल संरक्षित ऊर्जा क्या होगी? टोटल एनर्जी निकालनी है बच्चों, कितनी आएगी? कहने का मतलब ये है कि यह एनर्जी के बारे में निकालोगे तो एनर्जी होती है हाफ सी वी स्क्वायर। क्या होती है बच्चों? हाफ सी वी स्क्वायर। तो यहां से सी नेट निकाल लो, वी आपके पास है ये 2 वोल्ट। सी नेट निकालोगे, देखो बच्चा ये सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा? 6 और 3। आपको पता है जब डबल हो ना, डबल एक दूसरे का, तो बड़े में 3 का भाग देते हैं। इसका अगर मैं नेट निकालूंगा तो ये 2 माइक्रोफैरड आ जाएगा, और 2 माइक्रोफैरड ये रहा, और ये पैरेलल में है तो टोटल हो जाएगा बच्चे, पैरेलल में सीधे सीधे जुड़ जाता है 4 माइक्रोफैरड। तो ये बच्चों सी नेट हो जाएगा। तो सी नेट हाफ सी की वैल्यू आ जाएगी 4 चौक 16, वी स्क्वायर आ जाएगा 4, इससे ये कट जाएगा 2 बार, 16 दूनी 32 आ जाएगा। हाफ सी वी स्क्वायर, अरे सी को स्क्वायर क्यों कर दिया है? तो हाफ सी वी स्क्वायर, तो हाफ सी की वैल्यू कितनी है? 4 माइक्रोफैरड, वी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, तो यहां से कट जाएगा, तो यह आ जाएगा 8 माइक्रोजूल। 8 माइक्रोजूल। सी नेट आप लोगों को पता है, सी नेट निकालने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, सीरीज कॉम्बिनेशन है। दोबारा से बता देता हूं, सी नेट अगर कोई दिक्कत आई हो, देखो सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सी नेट आ जाएगा बड़े में 3 का भाग दे दो तो आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड, क्योंकि एक दूसरे का डबल है तो 3 का भाग, 5 गुना होता तो 6 का भाग। ये ट्रिक होती है, ट्रिकों से निकाल लेते हैं, अन्यथा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 कर सकते हैं। 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड, इसका नेट ऐसे आ जाएगा। ये किस में आ गए? पैरेलल में, तो ये 4 माइक्रोफैरड आ जाएगा, और ये पोटेंशियल है ये। क्वेश्चन नंबर 1481, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? प्रकाश एक तरंग प्रकृति के रूप में चलता है, इस थ्योरी को किस वैज्ञानिक दिया था? आपको बताया था हाइगेंस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बताया था कि प्रकाश तरंग के रूप में भी चलता है और वेव के रूप में भी चलता है। बताया था कि नहीं बताया था बच्चों? हाइगेंस एक वैज्ञानिक का नाम है, यानी हाइगेंस का तरंग सिद्धांत कहलाता है, हाइगेंस ने बताया था। डी ब्रोगली ने बताया था कि प्रकाश बॉडुकल पार्टिकल के रूप में चलता है और तरंग के रूप में भी। एक पिंड एक वृत्तीय पथ पर नियत कोणीय वेग से गतिशील है तो कोणीय त्वरण का प्रमाण होगा। देखो बच्चों, नियत कोणीय वेग से, पहली बात तो ये समझ लीजिए, एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो केवल और केवल इसमें एक ही एक्सेलरेशन होगा बच्चा, कौन सा होगा? वी स्क्वायर अपॉन आर। देखो ये होता है सर्कल, इसमें 2 प्रकार का एक्सेलरेशन होता है, एक तो होता है डीवी ओवर डी और एक होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। लेकिन कांस्टेंट से घूम रहा है तो ये 0 हो जाएगा, तो यही एक्सेलरेशन रह जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर। आप वी बराबर आर ओमेगा लगा सकते हैं, तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बटे आर, तो ये आ जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन आ जाएगा बच्चों, तो आर ओमेगा स्क्वायर। 1483, ओमेगा दे रखा है, आर दे रखा है, तो कण का रेखीय वेग होगा। देखो तो लीनियर वेलोसिटी वी बराबर होता है आर ओमेगा क्रॉस आर लगता है, तो ओमेगा क्रॉस आर लगाओगे तो आई जे के, और बच्चों ओमेगा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3 -4 1, और आपके पास आर की वैल्यू दे रखी है 5 -6 और 6। कैलकुलेशन कर लीजिए आंसर आपका। तो आई 6 चौक 24, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई 6 चौक 24 प्लस का 6 माइनस का जे 6 18 माइनस का 5 प्लस का के बच्चा, तो ये हो जाएगा 6 18 और 5 चौक 20, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 18 आई और माइनस का 13 जे और प्लस का 2 के। ये आंसर आ जाएगा माइनस का 18 आई माइनस का 13 जे और प्लस का 2 के। बम्बई इज द राइट आंसर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1483, एक ऊर्ध्वाधर वृत्त में घूमने वाले एम द्रव्यमान के पिंड के कारण डोरी के निम्नतम बिंदु पर तनाव होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नतम बिंदु पर, लोएस्ट पॉइंट पर हमेशा मैक्सिमम पाया जाता है बच्चों। ये परपेंडिकुलर है और इसमें यहां पर अगर आपसे पूछा जाए तो यहां पर mg भी नीचे लगता है और mb स्क्वायर अपॉन आर भी नीचे लगता है, नीचे की ओर। तो टेंशन जो टी की वैल्यू आती है ना बच्चा, टेंशन जो टी की वैल्यू आती है वो आ जाती है नीचे की ओर, mb स्क्वायर अपॉन आर प्लस mg। लेकिन ऊपर की ओर क्या हो जाता है? ये 0 हो जाता है, तो इसलिए mb स्क्वायर अपॉन आर प्लस mg। 1485, एक वस्तु 36 से 35 अंश के कोण पर इतने मीटर पर सेकंड से वेग से प्रक्षेपित की गई प्रोजेक्टाइल मोशन, ये कितने टाइम बाद पृथ्वी तल से टकराएगी? टाइम पीरियड पूछा है आपसे, तो टाइम पीरियड जो होता है बच्चों वो आता है 2b sin थीटा
ओवर जी। तो 2 v की वैल्यू कैसे दे रखी है 9.8, साइन थीटा साइन 30 1/2 बटे जी 9.8, सब कट के आंसर आ गया बच्चों 1 सेकेंड। फॉर्मूला लगा दिया बच्चों 2v साइन थीटा अपॉन जी, कैलकुलेशन वैल्यू 1486। एक दिए हुए वेग के लिए किसी प्रक्षेप की दो प्रक्षेपण कोणों पर क्षैतिज परास समान है, अलग अलग कंडीशन के लिए आर समान है। इन स्थितियों में उड्डयन काल T1 T2 हो तो वैल्यू बतानी। देखो बच्चा, आर समान है तो आर जो समान हो सकती है R1 बराबर R2, तो अलग अलग एंगल पे एक तो थीटा पे हो सकती है और एक 90 माइनस थीटा पे हो सकती है। ये थ्योरम होती है बच्चों, यानी याद रखिएगा, एक तो थीटा पे हो सकती है और एक 90 माइनस थीटा पे हो सकती है। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आप किसी वस्तु को 30 डिग्री पर फेंको तो जो आर मिलेगा वही आर 60 डिग्री पे मिलेगा। जब 20 पे फेंकोगे 80 पे मिलेगा, 10 पे फेंकोगे 80 पे मिलेगा, 20 पे फेंकोगे 70 पे मिलेगा। तो बच्चों 90 में से फेंकने पर अब कह रहा है कि उन दोनों स्थितियों में उड्डयन काल T1 T2 है। तो यहां पर अगर मैं T1 निकालूंगा तो ये आ जाएगा बच्चों 2v साइन थीटा बटे जी, और यहां पे मैं T2 निकालूंगा तो ये आ जाएगा 2v साइन 90 माइनस थीटा ओवर जी, तो ये आ जाएगा 2v कॉस थीटा ओवर जी। तो ये बच्चों T1 T2 आ जाएंगे, ये T2 आ जाएगा। तो आपको आर के फॉर्म में बताना है, इसको किसकी फॉर्म में बताना है बच्चों, आर की फॉर्म में बताना है, T1 T2 का मल्टीप्लाई। कैलकुलेशन करके देख देता हूं मैं आपके लिए। आपके पास जो T1 आ रहा है वो आ रहा है 2v साइन थीटा ओवर जी, और जो T2 आ रहा है वो आ रहा है 2v कॉस थीटा ओवर जी। और आप जो आर जानते हैं वो आता है बच्चों v स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। अगर मैं इसको देखना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 2v स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा ओवर जी, ऐसे लिख सकता हूं आर को। तो मैं अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूं T1 T2 तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 और 2 4 हो जाएगा बच्चा, 4v स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा ओवर जी। मैं यहां से लिख सकता हूं 2 को अलग कर लीजिए, जी का स्क्वायर हो जाएगा बच्चा, 2 ओवर जी अलग कर लीजिए और ये हो जाएगा 2v स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा ओवर जी, और ये क्या हो जाएगा बच्चों आर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2r अपॉन जी, 2 और जी कांस्टेंट है तो यहां से T1 T2 की प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी बच्चों, T1 T2 प्रोपोर्शनल टू आर आ जाएगा। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों। तो T1 T2 प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा बच्चा, T1 T2 प्रोपोर्शनल टू आर। ये डेरिवेशन बता दी आपको। क्वेश्चन नंबर 1487, पढ़िए क्वेश्चन को एक बार। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति का द्रव्यमान 60 kg है, वह इतनी kg द्रव्यमान के किसी लिफ्ट में खड़ा होकर लिफ्ट का बटन दबाता है, इससे लिफ्ट 1 एक्सेलेरेशन से ऊपर की हो जाती है। जी का मान 10 है तो केबल में कितना लटकी रह सकती है, तनाव होगा जी। टेंशन बतानी है। देखो बच्चा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये दे रखा है कि एक तरीके से ये लिफ्ट है, लिफ्ट में वजन है 940 kg और व्यक्ति में 60 kg। कैलकुलेशन बढ़िया हो जाएगी आपकी, बढ़िया दिया क्वेश्चन। और ए एक्सेलेरेशन से ऊपर जा रही है, ए की वैल्यू 1 है और जी का मान दिया है 10, तो रस्सी में टेंशन टी बतानी है। भाई टोटल मास जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 940 प्लस 60, तो बोले तो 1000 kg, ये तो टोटल मास हो जाएगा। और ऊपर की ओर जाती हुई में टेंशन टी जो होती है वो आती है एम जी प्लस ए। तो एम कितना दे रखा है 1000, जी 10 है और ये ए 1 है, तो बच्चों ये हो जाएगा 11000 न्यूटन। सिंपल क्वेश्चन। ऊपर जाते हुए ये आता है और नीचे आते हुए बच्चों, नीचे आते हुए माइनस आता है। तो आपके पास राइट आंसर आ जाएगा बच्चों, राइट आंसर आ जाएगा दिल्ली। ठीक है बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एम द्रव्यमान, एम के ग्रह द्रव्यमान का एक बुलेट को क्षैतिज दिशा में v वेग से पिस्टन से दागा गया जिसका द्रव्यमान m kg था, तो पिस्टन का प्रतिघात गति होगी। देखो बच्चे क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एक बार समझे। ये पिस्टन है और इसका मास है कैपिटल एम, एक बुलेट है इसका मास है स्मॉल एम, इसकी वेलोसिटी क्या दे रखी है, v दे रखी है, तो प्रतिघात इसकी वेलोसिटी निकालनी है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लो, कैपिटल एम इंटू वी डैश बराबर आ जाएगा स्मॉल एम इंटू वी, लेकिन एक दूसरे क्या आएगा, उल्टा आएगा। तो वी डैश की जो वैल्यू आ जाएगी
स्मॉल एम बटे कैपिटल एम इंटू स्मॉल वी। तो स्मॉल एम ओवर कैपिटल एम, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ लग जाएगा बच्चों। ये आ जाएगा स्मॉल एम बटे कैपिटल एम इंटू वी मीटर पर सेकेंड। ये आ गया बच्चों बम्बई। ठीक है बच्चों, इस तरीके से मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ लगा दिया। 1489 क्वेश्चन नंबर। एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाने पर वह विरामावस्था से 3 मीटर पर सेकंड का वेग 10 सेकंड में प्राप्त कर लेती है। वस्तु के संवेग में परिवर्तन 1 सेकंड में होता है। यह बोला है कि मोमेंटम कंजर्वेशन की चेंजिंग देखनी है आपको। तो बच्चों पहले तो आपको यह देखना होगा कि 3 मीटर पर सेकंड की जो वेलोसिटी है वो 10 सेकंड में प्राप्त कर लेती है। तो सबसे पहले एक्सेलेरेशन निकाल लो। एक्सेलेरेशन होता है v2 माइनस v1 बटे टाइम। तो v2 कितना दे रखा है आपके पास 3, v1 0 था क्योंकि वो विरामावस्था में थी रेस्टेबल, और टाइम 10 सेकंड। तो ये आ जाएगा बच्चों 3 बटे 10। ये तो आ गया एक्सेलेरेशन। और आपको पता है फोर्स कितना दे रखा है 20 न्यूटन। तो यहां से मास आ जाएगा, मास आ जाएगा फोर्स अपॉन एक्सेलेरेशन। ये आ जाएगा 20 अपॉन एक्सेलेरेशन 3/10। तो ये आ जाएगा बच्चों 200 बटे 3 kg। ये मास आ गया। अब इसने कहा है मोमेंटम कंजर्वेशन 1 सेकंड में होता है। मोमेंटम में चेंजिंग कितनी आती है? मोमेंटम आता है P बराबर एम बी। तो M कितना दे रखा है बच्चों 200 बटे 3, और वेलोसिटी आ जाएगी बच्चों 3। तो 3 से 3 कट जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 200। क्या आ जाएगा बच्चों 200। तो 200 kg। देखो कहीं मिस्टेक, इसने 20 दे रखा है। 20 क्यों दिया है? 20 न्यूटन का फोर्स है, 20 न्यूटन का फोर्स। एक्सेलेरेशन आ रहा है 10 सेकंड में। ओ इसने गड़बड़ कर दी है शायद। इसने हमने निकाला है 10 सेकंड में और इसने पूछा है 1 सेकंड में। बच्चा इसने क्या पूछा है? 1 सेकंड में। 1 सेकंड में पूछा है बच्चों मोमेंटम में चेंजिंग। तो 1 सेकंड में जो मोमेंटम में चेंजिंग आएगी ना बच्चा, वो नहीं निकलेगा। ये तो आपका आ रहा है 10 सेकंड में बच्चों। तो 1 सेकंड में चेंजिंग आप ऐसे मत निकालो, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 सेकंड में जो चेंजिंग आएगी ना मोमेंटम में, वो तो इंपल्स होगा। भाई एक बात बताओ, रैंडमली चेंजिंग ये इंपल्स होता है, और इंपल्स क्या होता है? फोर्स इनटू एक्सटर्नल टाइम। और फोर्स कितना लग रहा है बच्चों 20 न्यूटन, और टाइम कितना ले रहा है? ये 1 सेकंड। करने की जरूरत ही नहीं, तो सीधा सीधा आ जाएगा 20 kg मीटर पर सेकंड। तो क्वेश्चन सीधे सीधे बोल रहा है बच्चों, तो आंसर आएगा बंबई। वो अभी हमने निकाला था ना 200, वो निकला था 10 सेकंड में चेंजिंग, और हमें चाहिए 1 सेकंड में। तो ये इंपल्स वाली डेफिनेशन से निकाल दिया। स्टार लगा लेना, अच्छा क्वेश्चन है। 1490। किसी पिंड पर आरोपित बल का प्रभाव निर्भर करता है इसके। किसी पिंड पर आरोपित जो बल होता है का प्रभाव निर्भर करता है दिशा पर, परिमाण पर, स्थिति पर, उपरोक्त सभी पर। यानी इफेक्ट ऑफ ए फोर्स ऑन ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन टू। यानी ये निकालना है, यानी कि जो फोर्स होता है, फोर्स किस चीज पर डिपेंड करता है? देखो डायरेक्शन भी बदल देता है, रिजल्ट भी बदल सकता है, पोजीशन भी बदल सकता है, सभी को। फोर्स, डायरेक्शन, सब कुछ बदल सकता है, डायरेक्शन, रिजल्ट, पोजीशन, सब कुछ। 1491। फर्श पर एक गेंद सीधी रेखा में गति करती हुई कुछ समय बाद वह फर्श द्वारा कार्यगत घर्षण के कारण रुक जाती है। तो गेंद की गति के दौरान त्वरण और बल के बारे में सही कथन है। देखो बच्चा, वो रुक जाती है, अब उसके बारे में पूछा है। त्वरण और बल दोनों धनात्मक होते हैं। देखो बच्चों, बल तो पॉजिटिव होगा लेकिन एक्सेलेरेशन नेगेटिव होगा। क्योंकि बल तो पॉजिटिव है, क्योंकि बल तो रोक रहा है। उसे क्या मतलब कि वस्तु रुक रही है? ये वो लग रहा है कि रुक रही है या जा रही है। तो जो फोर्स होगा ना बच्चा, फोर्स वो तो पॉजिटिव ही मिलेगा, लेकिन कोई वस्तु अगर रुकती है तो उसको बोलते हैं, तो एक्सेलेरेशन नेगेटिव बोलते हैं उसका। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा त्वरण धनात्मक नहीं, त्वरण ऋणात्मक और बल धनात्मक। राइट ऑप्शन इज द डी। बेहतरीन क्वेश्चन, क्या गजब का कॉन्सेप्ट उठाया बच्चों, फ्रिक्शन से रिलेटेड है। अगला 1492। एक इतने न्यूटन भार वाली लिफ्ट एक स्टील केबल के द्वारा लटकी है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर इतने के एक्सेलेरेशन से गतिमान हो तो तनाव बताइए। देखो सबसे पहले तो आपको यह समझना चाहिए कि इसका जो वेट है वो दे रखा है 19600 न्यूटन। ये दिया है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया उसका, और ये होता है mg। तो 19600
जी को मैंने 10 ले लिया तो ये कट जाएगा, तो m की वैल्यू आ जाएगी 1960 kg। अब इसने कहा ये 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से गतिशील है, कहां पे, ऊपर की ओर। तो जो टेंशन टी हो जाता है वो आ जाएगा m g प्लस ए, m आ जाएगा 1960, g है 10 हमने और a लिया है 2.2, ये हो जाएगा बच्चों 22 गुणा 1960। तो कैलकुलेशन कर लीजिए, तो 0 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और 1 19 और ये 2 1 3, कैलकुलेशन करोगे 3920, तो ये आ जाएगा 0 2 1 और ये 10 13 और ये 4, तो ये आ जाएगा 43120। इसमें तो ऑप्शन नहीं आ रहा है, ओ 9.8 लेना है क्या, जी की वैल्यू फिक्स कर रखी है 9.8 भाई साहब, चेक कर गए हम, जी की वैल्यू 9.8 सब, और हमने ले ली वो तो ज्यादा आएगा ही आएगा यार। जी की वैल्यू कितनी लेनी है बच्चा, 9.8 लेनी है। तो हमारे पास जो वेट है एम जी है, एम जी बराबर आ रहा है 196 क्रॉस 10 टू द पावर 4। मेरे को एम जी की वैल्यू ले रहा हूं 196 क्रॉस 10 टू द पावर 4, यहां से मास निकालने के बाद ये 9.8, ठीक है जी। तो 9.8 इसको कर देता हूं, तो यहां से पॉइंट कट कर यहां आ जाएगा और इससे ये कट जाएगा 2 बार, तो ये आ जाएगा बच्चों सीधे सीधे 2000 kg। तो मैं अगर इसको टेंशन टी ऊपर की ओर जाता तो 2000 प्लस जी 9.8 प्लस m 2.2, ऊपर की ओर जा रहा है जब लेफ्ट ऊपर की ओर, तो ये आ रहा है 2000 और ये आ रहा है 0 और ये 10 यानी 12, तो 12 दूनी 24 और ये 000, तो आ जाएगा 2.4 क्रॉस 10 टू द पावर 4 न्यूटन। तो 2.4 क्रॉस 10 टू द पावर 4 न्यूटन, करेक्ट आंसर ए। तो 9.8 लेना था, फिक्स कर रखा था उसने। अगला 1493, नाविकों के रेडियो एक्टिव क्षय के दौरान निम्न में से कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होती हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये जो नाभिकीय रिएक्टर जो होता है ना बच्चों, न्यूक्लियर जो फिजन होता है, उसमें कौन सी अभिक्रिया होती है, पहले तो आपको ये समझना है और उसके बाद ये बताना है कि यानी कौन सी किरणें उत्पन्न होती हैं, कौन सी किरणें उत्पन्न होती हैं। तो पहली बात तो सुनो, न्यूक्लियर जो रिएक्टर होता है ना वो बहुत खतरनाक होता है, और खतरनाक होता है तो सबसे खतरनाक किरणें उत्पन्न होंगी, और सबसे पावरफुल जो होती हैं वो गामा रेज होती हैं। गामा रेज सबसे खतरनाक होती हैं, जिनकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, लगभग अप्रोक्स 10 टू द पावर -3 एंगस्ट्रॉन, एंड सबसे ज्यादा गर्म होती हैं और जीव जंतुओं के लिए खत्म करने वाली होती हैं, बिल्कुल खत्म, परमानेंट खत्म, ठीक है, आगे आने वाली पीढ़ियां तक खत्म हो जाती हैं। 1494, ध्वनि तथा प्रकाश तरंगों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ध्वनि एवं प्रकाश दोनों ही एक ही प्रकार की तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं। ध्वनि एवं प्रकाश दोनों प्रकार की तरंगें अनुदैर्ध्य होती हैं। ध्वनि तरंगें, जो ध्वनि साउंड वेव जो होती है ना बच्चा, साउंड वेव हमेशा ऐसे चलती है, तो ये कैसी हो जाएगी बच्चों, ये अनुप्रस्थ हो जाएगी। और प्रकाश तरंगें ऐसे चलती हैं, जो साउंड वेव होती है ना, ध्वनि तरंगें, पहले यहां ध्यान से समझो, ध्वनि चलती है ऐसे, समझ में आया बच्चा, इस तरीके से चलती है, तो इसको बोलते हैं बच्चों अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको अनुदैर्ध्य बोलते हैं, यानी लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। जबकि प्रकाश तरंगें जो होती है ना बच्चा, वो ऐसे चलती हैं, इनको बोलते हैं अनुप्रस्थ। अब आप देख लीजिए, प्रकाश तरंगें, ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य, जबकि प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं। बिल्कुल सही है, राइट आंसर इज द डी। साउंड वेव इज ए लॉन्गिट्यूडनल बट लाइट वेव ट्रांसवर्स होती हैं। बहुत टॉप का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 1495, किसी व्यक्ति के द्वारा सुनी जा सकने वाली अधिकतम विस्पंदों की संख्या होती है। कोई भी विस्पंद का मतलब होता है कर्ट्स। कर्ट्स का मतलब है यानी कि दो अलग अलग ध्वनियों के बीच में जो गैप होता है, कि कोई भी व्यक्ति कितने मैक्सिमम सुन सकता है। तो याद रखिएगा, याद रखने वाला क्वेश्चन है, 10 सुन सकता है। कितने सुन सकता है बच्चों, 10, यानी 10, यानी उल्टा लगा दिया, 15 पे लग गया, 10 सुन सकता है।
यानी कोई भी व्यक्ति अगर विस्पंद विस्पंद सुन सकते अलग अलग फ्रिक्वेंसी एक साथ में गैप में 10 सुन सकता है, 10 से कम नहीं। 1496 निम्न में दिए गए परपथों में 4 माइक्रोफैरेड वाले संधारित्र पर आवेश का मान माइक्रोकूलम में होगा। 4 माइक्रोफैरेड पे सुनो ध्यान से। पहली बात तो आपको दे रखा है 10 वोल्ट। आपको चार्ज की वैल्यू निकालनी है। पहले तो आप इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लीजिए। ये हो जाएगा बच्चों 6 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। और ये 6 और 4 का कॉम्बिनेशन अगर मैं निकालूंगा तो 6 गुणा 4 बटे 6 प्लस 4, तो ये हो जाएगा बच्चों 6 चौक 24 यानी 2.4, या पॉइंट में रहने दो, अपॉन में निकाल लेते हैं। चलो 2.4 वो एक ही चीज है, 24 बटे 10, तो ये हो जाएगा 12 बटे 5 माइक्रोफैरेड, और ये 3 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। अब मुझे चार्ज की वैल्यू निकालनी है, तो जो चार्ज दोनों में पोटेंशियल सेम ही रहेगा, तो मैं जानता हूं Q बराबर C इंटू V होता है, तो पोटेंशियल सेम रहेगा तो Q प्रोपोर्शनल टू C आ जाएगा। माइंड से खेलना, Q प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। तो बच्चों इसमें जो चार्ज जाएगा मैं ले लिया Q1 और इसमें चार्ज ले लिया Q2, तो जो Q1 जाएगा ना बच्चा वो आएगा C1 बटे C1 प्लस C2 इंटू Q नेट, ऐसे जाएगा बच्चा। और इन दोनों को जो मिलाकर जो C नेट आया है वो मैंने C1 मान लिया है, इसकी वैल्यू 12 बटे 5 है, और इसको मैंने मान लिया है C2। तो अब पहले मुझे Q नेट निकालना पड़ेगा, चार्ज नेट निकालना पड़ेगा बच्चों, है ना, आवेश की वैल्यू बतानी है तो चार्ज निकालना पड़ेगा बच्चा। तो चार्ज मेरे को सबसे पहले तो आपके पास C नेट कितना आ रहा है ये निकालो पहले। C नेट आ रहा है मेरे पास 12 यानी 2.4, या 12 में से ले लो बच्चा, 12 बटे 5 प्लस बच्चों 3, क्योंकि ये कैसे में पैरेलल कॉम्बिनेशन में सादा सादा जुड़ जाता है, 5 15, तो ये हो जाएगा 27 बटे 5। इतना तो माइक्रोफैरेड आ गया। पोटेंशियल दे रखा है तो मैं यहां से Q निकाल सकता हूं, Q बराबर C इंटू V। तो C कितना आ रहा है मेरे पास 27 बटे 5 इंटू V की वैल्यू कितनी आ रही है 10, तो आएगा 54 कूलम। माइक्रोकूलम मतलब 27 तो नहीं 54 माइक्रोकूलम आ गया। तो मैं यहाँ पे C1 मेरे पास आया था कितना बच्चों, C1 आया था मेरे पास 12 बटे 5, या पॉइंट में ले लो खत्म करो। पॉइंट में C1 की वैल्यू कितनी आई थी 2.5 2.4 5 चौक 20, 2.4 बटे C1 2.4 प्लस C2 की वैल्यू 3 इंटू 54, तो देखो ये भी 54 हो गया, इससे ये कट जाएगा 10 बार, तो बच्चों ये आ जाएगा 24 कूलम। टॉप क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहले आपने C नेट निकाला, C नेट निकालने के बाद चार्ज नेट निकाल लिया, चार्ज नेट निकालने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन लगा दिया इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चा, टॉप क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए बच्चों, बेहतरीन। 1497 वायु स्तंभों को नगण्य मानने पर, बेटा इस गेट को खोल दो, वायु प्रतिरोधों को नगण्य मानने पर प्रक्षेप का उड्डयन काल किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है। उड्डयन काल, देखो बच्चों उड्डयन काल का मतलब होता है ऊपर की ओर, तो इसके 2 फैक्टर होते हैं बच्चा, एक तो होता है V cos थीटा और एक आता है V sin थीटा। तो टाइम को और हाइट को निकालने वाला V sin थीटा होता है। ठीक है भाई, टाइम को और हाइट को निकालने वाला कौन होता है, V sin थीटा होता है। और नीचे वाले को हॉरिजेंटल बोलते हैं या फिर वर्टिकल बोलते हैं, उसी आधार पे आपको आंसर बताना है। ठीक है बच्चों, तो लंबवत, तो ये तो होता है वर्टिकल, ये होता है लंबवत बच्चों, लंबवत, और ये होता है क्षैतिज बच्चों। ठीक है बच्चों, तो कौन सा वेग है जो इसको टाइम पीरियड दे रहा है, वो वर्टिकल दे रहा है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा ऐसे। अगला क्वेश्चन बच्चों 1498, भयंकर मॉक टेस्ट निकला, ये बहुत ही टॉप लेवल के क्वेश्चन है। इसमें एक अनुभवी क्रिकेटर एक गेंद को पकड़ने में अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, यह हाथों को कम दुखदाई है क्योंकि, देखो जब कोई कैच लेते हैं ना, डायरेक्ट मत लीजिएगा, हाथ में लगेगा अलग और चिप्पा खा के निकल जाएगा। एक्चुअली क्या होता है, कैच लेते समय हाथों को लेना पड़ता है ना, जैसे कि चुम्मा ले रहे हैं आप, इस तरीके से लेना पड़ता है। तो इसको क्यों करते हैं, क्योंकि संवेग परिवर्तन को कम करता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन को कम करता है, रोकने के लिए समयांतराल को बढ़ाता है, संगठित के आवेग में वृद्धि करता है। तो बताइए बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सोच समझ के आंसर दीजिए आप लोग।
बताइए, बताओ बच्चों क्या करता है बच्चों। देखिए मैं आपको बता देता हूं, जो रैंडमली चेंजिंग आ रही है मोमेंटम की, उसे हम इंपल्स कहते हैं। और इंपल्स जो होता है ना, फोर्स इनटू स्मॉल टाइम होता है। तो ये तो होता है कांस्टेंट। तो अगर वो टाइम पीरियड बढ़ा देगा, किसका, बॉल का हाथ के बीच में संपर्क, तो फोर्स ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, अगर उसने ये बढ़ा दिया तो वो क्या करता है बच्चों, रोकने के लिए समय अंतराल को अधिक करता है। अदरवाइज तुम्हारे बस में नहीं है ना, तो मोमेंटम चेंज कर सकते हैं ना कुछ। 1499, एक कण 25 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में 2 चक्कर पर सेकंड, ये सीधे रखिए, चाल से गति कर रहा है, तो इसका त्वरण होगा। तो एक्सेलेरेशन निकालना है बच्चों। तो यहां से अगर हम निकालना चाहें एक्सेलेरेशन को, तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी हो गई, तो यहां से ओमेगा आ जाएगा 2πn, तो ये हो जाएगा बच्चों 4π। तो ये तो हो गया ओमेगा। और आपके पास रेडियस दे रखी है आर दे रखी है 1/, चलो मीटर में बाद में बदल देंगे, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर को मैं लिख सकता हूं 1/4 मीटर। तो एक्सेलेरेशन जो होता है ना बच्चा, एक्सेलेरेशन होता है आर ओमेगा स्क्वायर। आर आ जाएगा 1/4 ओमेगा स्क्वायर, यानी 4π का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 16π स्क्वायर बाई 4। ये हो जाएगा बच्चों 4π स्क्वायर। तो 4π स्क्वायर आंसर सी बच्चों। ऐसे कर सकते हो आप क्वेश्चन को बहुत ही ईमानदारी से। और ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए 1500। निम्न में से कौन सी राशि सदिश है? ऐसा कौन है जो वेक्टर है? फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स स्केलर होता है, चुंबकीय फ्लक्स की तीव्रता, या चुंबकीय विभव। पोटेंशियल तो कभी हो ही नहीं सकता, आप जानते हैं अच्छी तरीके से, पोटेंशियल तो कभी हो ही नहीं सकता। देखो फ्लक्स घनत्व की बात करें वो भी फाई होता है, पर यूनिट एरिया होता है, यह भी फाई होता है। चुंबकीय ये कभी हो नहीं सकता, तो चुंबकीय फ्लक्स तीव्रता, तो इसको बोलते हैं बच्चों मैग्नेट फील्ड ही बोलते हैं। तो मैग्नेट फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेट फील्ड यानी सी, ये वेक्टर क्वांटिटीज होती है, जिसकी डायरेक्शन जो होती है ना बच्चा, इसकी डायरेक्शन जो होती है, डायरेक्शन मैग्नेट फील्ड की डायरेक्शन जो होती है ना बच्चा, वो पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होती है। ठीक है भाई, ये था आपका जबरदस्त मॉक टेस्ट। इस मॉक टेस्ट को आप ईमानदारी से 3 से 4 बार लेना, 3 से 4 बार, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। इसका प्रत्येक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, खतरनाक मॉक टेस्ट है, एक एक चीज को बारीकता के साथ समझिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले मॉक टेस्ट में नई शुरुआत के साथ 1501 से। कल नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं, फिर मैं बताऊंगा बच्चों आपको। आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, आपके कांटेक्ट में कोई बच्चा हो, 12th का रिजल्ट यूपी बोर्ड का आ चुका है, नए बैच हैं अभी, जोड़ दीजिएगा। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ, पूरे कंटेंट के साथ शशांक डिफेंस एकेडमी बच्चों को सफल बनाने में लगातार सफल हो रही है। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।